नहीं, समय न बर्बाद करिए, बैठिए। जिसको बैठना बैठ जाए, अंदर आ जाइए, दरवाजा बंद करिए, आ जाइए। जिसको बाहर जाना बाहर जाइए। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती पर जब भगवान राम के वन गमन की बात आती है तो निषाद राज केवट की भी बात आती है, उसी समय भारद्वाज ऋषि की भी बात आती है। आगे चल करके अगर हम देखते हैं तो जिनकी प्रतिमा पर अभी हमने फूल चढ़ाया है, चंद्रशेखर आजाद जी की भी ये धरती है। इस धरती से जोशी जी जैसे बहुगुणा जी के भी राजनीति का केंद्र यही क्षेत्र हुआ करता था। मोहन सिंह भी झारखंड के यहाँ नेता रहे। थोड़ी बहुत जो जानकारी है, चंद्रशेखर जी भी शायद यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं। बीपी सिंह जी, तमाम महान विभूतियां यहाँ से पैदा हुई हैं। ऐसी धरती पर आज मुझे शिवम सिंह के कारण आने का मौका मिला, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अब इधर इधर मत करिएगा, इधर रहिए, व्यवस्था तरफ मत करिएगा, मतलब किसी से कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। आज इस कार्यक्रम में बीके सिंह जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है ना, ये हमारी बेटी है शालिनी, पढ़ते थे आप उसके साथ क्या? अच्छा, विशाल के साथ आप पढ़ते थे? अच्छा। और राधाकांत जी, ओझा जी, उपेंद्र नाथ सिंह जी, प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल जी, विनम्र शेर सिंह जी, निशु जी, ज्योति जी, दिलीप चौरसिया जी, सनत मिश्रा जी, शायद मैं इन्हीं के गाड़ी पर बैठ कर आया हूँ अभी, अभिषेक सिंह जी, श्याम पांडे जी, ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह भट्टी जी, अमित सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, अभिमन्यु शुक्ला जी, शिवम सिंह जी, ये हमारे गोंडा के रहने वाले हैं, परिवार के हैं, इन्हीं के कारण अत्यंत सिंह जी और हमारे वकील साहब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, इनका बहुत अच्छा उद्बोधन। भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल साइलेंट करिए, कर लीजिए प्लीज। आप कहेंगे तो 5 मिनट में खत्म करूंगा, जब आपको लगे कि नहीं बोलना चाहिए आप उंगली उठा दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा। मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। भाइयों, आज हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसके लिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मतलब कितने वर्ष? मात्र 75। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आजादी मात्र 75 वर्ष। जरा अपने आप को सीरियस करिए भैया, अब चाहे क्या हो चाहे जाए, आप बोलो ना, बोलिए मत। इसीलिए मेरे भाइयों, जो आप छात्र नेता हैं तो थोड़ी छात्र नेता वाली बात कर देते हैं, फिर अपने भाषण पढ़ाते हैं। जिस समय हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े थे, महामंत्री रहने का हमको भी मौका मिला है। उस समय हम एक शेर पढ़ते थे कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। एक शेर में जरा तरन्नुम में पढ़ देता हूं। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है,
छातियां जहां संगीनों से डरती हैं। समझ में आ रहा है कि फिर दोहरावे, फिर दोहरा देते हैं। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है। अन्याय, आपने कहा था ना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। चलिए अब बाहर निकलते हैं। भाइयों, हम कौन थे, क्या हो गए, ये आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे यह भी अधूरा है नहीं। भाइयों, हम अंतिम प्रलय के बाद मनु से शुरू हुए थे। अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो हम मनु से शुरू हुए थे। भगवान राम मनु के 60वीं पीढ़ी थे। थोड़ा आप लोगों का ध्यान, भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बाहर बैठो ना, जिसको बात करना है बाहर बैठिए। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, गुरुजी किससे मन की बात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात हूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। सुनना कौन चाहता है, कहने वाले तो बहुत है लेकिन सुनना कौन चाहता है। और याद रखना मेरे भाइयों, वृक्ष पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक उसकी जड़ मट्टी से जुड़ी रहती है, और देश तब तक खड़ा रहता है जब तक हम अपने इतिहास से जुड़े रहते हैं और अपनी गलतियों पर नजर डालते रहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाह रहा था कि हम सतयुग से शुरू हुए, हम मनु से शुरू हुए। ये सब है हमारे पास, इतिहास है आप लोगों के पास। हमारा इतिहास है 17,28,000 वर्ष का सतयुग था। कितना? 17,28,000 वर्ष का सतयुग था। 12 लाख कुछ हजार वर्ष का त्रेता था। 8,24,000 वर्ष का द्वापर था, जिसमें राम पैदा हुए, जिसमें त्रेता में भगवान राम पैदा हुए। बताने बड़ा समय लगेगा। और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। हमारे कहने का तात्पर्य, हमारा इतिहास कहां से है? हमारा इतिहास मनु से शुरू होता है। अंतिम प्रलय के बाद भगवान राम उसकी 60वीं पीढ़ी थे। 17 लाख कुछ हजार वर्ष का सतयुग था, बीत गया।
14 लाख कुछ वर्ष का त्रेता था, बीत गया। देखिए गुनगुना, देखिए मोबाइल ले ले तो नहीं, हम दूसरे प्रकार के आते हैं। हटिए, मोबाइल बंद करिए, बंद करिए। किससे मन की बात कहूं मैं? कितना मेहनत किया आप लोगों ने। आज 10 दिन से 15 दिन से व्यवस्था में लगे हैं। सबके सामने गुरु जी आप भी आइएगा, अध्यक्ष जी आप भी आइएगा, सबसे हाथ जोड़े विनती किए आप भी आइएगा। अब लिए गुनगुना बैठे हैं। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ का कब तक बोलो वज्राघात कहूं मैं? जैसे हम रिचार्ज होते हैं तैसे बैठ के निकाल लेते हैं। तो भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा इतिहास क्या है और फिर हमारे इतिहास में हुए कौन कौन हैं? राम हुए, परशुराम हुए, शंकर जी हुए, कृष्ण जी हुए, द्रोणाचार्य जी हुए, भीष्म पितामह हुए, विश्वामित्र हुए, मानधाता हुए, सागर हुए, विक्रमादित्य हुए। देखने का मौका मिले तो मिलिए, देखिए कि कौन कौन नहीं हुआ है। भीष्म पितामह गांधार चले जाते हैं, और वहां से किसको लाते हैं गुरु जी? महाभारत में वो गांधारी वगैरह। तो कहने का तात्पर्य मेरे है भाइयों कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। आज जिस देश में हरिश्चंद्र हुए, भागीरथ हुए, बाहु हुए, सागर हुए, दिलीप हुए, अज हुए, दिलीप के बाद रघु हुए, रघु के बाद अज हुए, अज के बाद दशरथ हुए, दशरथ के बाद राम हुए। फिर अगर हम द्वापर में आते हैं तो कृष्ण हुए, भीष्म पितामह हुए, भीम हुए, अर्जुन हुए, दुर्योधन हुए, द्रोणाचार्य हुए, कृपाचार्य हुए। इसलिए मेरे भाइयों, जब अपने इतिहास पर हम नजर डालते हैं तो हमारा इतिहास बहुत शानदार है। लेकिन एक बात मुझे जरूर खलती है, हो सकता है कि मेरे बात से कोई ताल्लुक ना रखे, कोई संबंध ना रखे, लेकिन जो महाभारत का युद्ध हुआ, वो महाभारत का युद्ध वीर विनाशक युद्ध था। अच्छे घोड़े मर गए, अच्छे हाथी मर गए, अच्छे पहलवान मर गए, जो बचे दुर्योधन मर गए, द्रोणाचार्य चले गए, कृपाचार्य चले गए। और मेरा तो ये मानना है कि महाभारत काल से ही हम कमजोर होना शुरू हुए हैं, क्योंकि अच्छे हाथी, अच्छे घोड़े, अच्छे गुरु, अच्छे तीरंदाज, ये सब मर गए। और जो बचे तो कुछ लोग तो आगे जाकर के बर्फ पर चले गए। भैया मन नहीं लागत। और जो बचे महाभारत के 36 साल बाद जाकर के आपस में गृह युद्ध करके मर गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। आज उसी धरती पर,
आगे जब हम चलते हैं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात आती है, लेकिन उससे थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो पहला आक्रमण इस देश के लगभग ईसा के 500 शताब्दी पूर्व, एग्जैक्ट याद नहीं है, ईरान का होता है। ईरान के बाद यह सिलसिला चलता रहता है। चंद्रगुप्त के समय में आपने देखा होगा कि चाणक्य ने किस प्रकार से तैयारी करके एक योजना बना करके और यवनों को पीछे ढकलने का काम किया। लेकिन उसके बाद इस देश के अंदर शक आए, हूण आए, डच आए, तुर्क आए, मंगोल आए, ये सिलसिला शुरू हो गया। और 6ठी शताब्दी, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हूण आए, शक आए, डच आए, आज आप खोज करके नहीं बता सकते हैं इसमें हूण कौन है। हमारी संस्कृति ने, हमारे देश ने उनको आत्मसात कर दिया। लेकिन जब इस्लाम आया उसके बाद सबसे संकट पैदा हुआ। सब बता सकता हूं, संकट पैदा हुआ। लेकिन भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अपनी गलतियों पर नजर डालना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को पकड़ करके छोड़ दिया। गुरुजी, वकील साहब, आपसे कह रहे हैं वकील साहब, 16 बार। तो मैं आज इस सभा के सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि अपनी संतुष्टि के लिए, मात्र अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अहम के लिए, क्या पृथ्वीराज चौहान को 16 बार गौरी को छोड़ना चाहिए था? मेरे मित्रों, दुश्मन 2 प्रकार के होते हैं। एक दुश्मन वो यह होता है जो हम लोगों में से कभी कभी अल्लाह कहता हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी परिवार में भी हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भाई भाई भी कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन याद रखना मेरे मित्रों, ये जो हमारा भाई दुश्मन है उसको तो हम माफ कर सकते हैं। जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है उसको भी हम माफ कर सकते हैं। जो हमारे गांव का दुश्मन है उसको भी हम माफ कर सकते हैं। लेकिन देश के दुश्मन को माफ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर 16 बार पकड़ करके छोड़ने का काम करना किया होता, फिर देश का आजादी का अमृतोत्सव हम न मना रहे होते। यदि महाभारत का युद्ध न हुआ होता, वीर विनाशक युद्ध न हुआ होता, तो शायद हम दुनिया के सरताज होते। और इसीलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। इसलिए मेरे मित्रों, याद करो, 3000 वर्ष तक हमने संकट झेला है। 3000 वर्ष तक हमने संकट झेला है, किसी न किसी रूप में झेला है। आजादी के बाद भी कई वर्ष तक हमने तुष्टीकरण के नाम पर यह संकट झेला है। आजादी तो मिल गई, आजाद तो हम हो गए, लेकिन जिस नीति के कारण इस देश का बंटवारा हुआ था, वो नीति जाकर के तब समाप्त होती है जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हो सकता है विचारधारा के नाते आप मेरी बात से सहमत ना हो, मैं आपको जबरदस्ती
आपसी सहमत भी नहीं कराऊंगा, लेकिन आप विचार करके देखिए। और इसलिए मैं कहता हूं, आज आजादी के सिर्फ 75 वर्ष, इसके पहले क्या थे हम और किस लिए हुए, और इसे पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। अभी हम चंद्रशेखर आजाद जी के मूर्ति पर नमन करके आ रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को याद करिए, भगत सिंह को याद करिए, लाखों लाखों लोगों का नाम बताया जा सकता है, और तब जाकर के आजादी हमें मिली। और भाइयों, अफसोस तो तब है कि 75 वर्ष के अंदर ही हम सब कुछ भूल गए। ऐसा लगता है कि ऐसा कोई संकट हमारे ऊपर रहा ही नहीं है। जवानी मस्त है। मैंने कहा, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधारी चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए ऐ जवानी, इतिहास उधारी चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ऐ जवानी, मतलब नौजवान साथियों, ये मत देखो कि आपके साथ में रहने वाला क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। जयराम जी की जयराम। ये मत देखो कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। मेरे भाइयों, आप ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, हम क्या कर रहे हैं ये देखो। आज ये आदमी जो आपके सामने बोल रहा है, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 6 भाई मेरे थे, 5 भाई आज नहीं है, यानी 5 भाइयों को हमने कंधा दिया है। एक जवान बेटे को भी हमने कंधा दिया है। 32 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां भी गोली लगी है, 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 लेकिन पलट करके भी पीछे नहीं देखा। और मेरे भाइयों, मेरे जीवन का एक सिद्धांत था, गुरुजी, मेरे जीवन का एक सिद्धांत था, वो सिद्धांत हर नौजवान का होना चाहिए। आपका हाथ, क्या आपके द्वारा किसी गरीब को कोई पीड़ा ना हो और किसी शरीफ को कोई पीड़ा ना हो। अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो याद रखना हमारी बात, किसी गरीब के साथ अगर भूल चूक से आपके द्वारा अन्याय हो जाए, और जब भी आपकी चेतना जगे, आप उससे हाथ जोड़ करके माफी मांग लें। ध्यान रखना, जीवन में गरीब और शरीफ, रहमन आह गरीब की हर से सहा न जाए। ये गुरु जी लोगों का या बुजुर्गों का हमारे द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए। मैं कोई संत तो नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। कक्षा 8 की पढ़ाई जब मैंने समाप्त की, हमारे तरफगंज के कई लोग बैठे हैं, बैठे हैं। कक्षा 8 की पढ़ाई जब मैंने समाप्त की तो एक ऐसी स्थिति बनी कि मेरे परिवार वालों ने, मैं जीवित रहूं इसलिए मुझे गोरखपुर पढ़ाई के लिए भेज दिया। बहुत संकट था। और वहां जब मैं गया तो एक बच्चा था जिसको रसरथी कंठस्थ थी। मेरी दोस्ती उससे हो जाती है और मैं उस कविता को उससे सुनता हूं और
कविता सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं उस कविता पर जिया हूं। और वो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी ने जैसे लाली है बर्त का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना कोल्हू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। मानी जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे मित्रों, हो सके तो अच्छी कविताओं से भी दोस्ती कर लीजिए, अच्छे साहित्य से भी दोस्ती कर लीजिए। आगे लिखते हैं, दिनकर जी लिखते हैं, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों, आप लोगों को बच्चा कह रहा हूं तो बुरा तो नहीं लग रहा है। आज आपका भविष्य आपके मुट्ठी में है। अरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आज आपका भविष्य आपके मुट्ठी में है, कल नहीं रहेगा। जो आज बोओगे वही काटोगे। 2008 में राज ठाकरे ने बोना शुरू किया था। 9 में बोया, 10 में बोया, 11 में बोया, 12 में बोया था। उत्तर भारतीयों को पीटने का काम किया था, बोया था। 80,000 लोग प्रभावित हुए थे, बोया था। और जब 2022 में वो अयोध्या के आने के तरफ मनमनाता है, तो जो फसल उसने नफरत की बोई थी, उस फसल को ब्रजभूषण लेकर के खड़े हो गए कि बेटा, तो जो बोओगे वो काटोगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चूंकि मैं विद्यार्थियों के बीच में आया हूं और हमारा आना तभी सार्थक होगा कि अगर एक बच्चा भी मुझसे कुछ सीख करके अगर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह समझेगा कि उसका आना सार्थक हो गया। आगे दिनकर जी लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म पड़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, आगे विघ्नों में रहकर काम किया। क्योंकि सकारात्मक परिस्थिति है, सकारात्मक परिस्थिति में हम उतनी तरक्की नहीं कर सकते जितनी तरक्की हम नकारात्मक परिस्थिति में करते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति सकारात्मक होती है, धन दौलत से सब हरा भरा लगता है, तब हमारे मन में एक विचार आने लगता है कि हमें क्या कमी है, और वही मामला बिगड़ जाता है, वही मामला बिगड़ जाता है। और इसीलिए दिनकर जी लिखते हैं, है कौन, दिनकर जी लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म पड़ेता कौन हुआ। फिर आगे लिखते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मोड़ते हैं पल पल, मन को झलोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। मेरे बच्चों,
वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का तात्पर्य युद्ध से नहीं है, रण का तात्पर्य कर्तव्य से है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ या तपेखंड। ये क्या है? फीस नहीं है, कपड़ा नहीं है, ट्यूशन पढ़ने का साधन नहीं है। जो जीवन में दिक्कतें आती है, जिनका जी देखते हैं तो लिया वर्षा अंधड़ या तपेखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी से सुगर छाया देता केवल अंबर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे किशोर मेरे ताजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छाजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर हम इस देश को एक नए देश के रूप में, नई ताकत के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को सबसे पहले अपने तरफ देखना पड़ेगा, अपने तरफ, फिर अपने मां की तरफ, फिर अपने पिता की तरफ, फिर अपने गांव की तरफ, फिर अपनी बहन की तरफ, फिर अपने समाज की तरफ हमें देखना पड़ेगा। गड़बड़ बात कर रहे हैं क्या हो? मतलब हमें अपने तरफ देखना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग जब चंद्रशेखर जी को मूर्ति की तरफ जाते होंगे या और महापुरुषों के बारे में जब जाने का मौका मिलता होगा, तो हमारे मन में एक सवाल आता होगा कि यार उस समय हम भी रहे होते तो जरूर चंद्रशेखर जी के साथ रहते। कभी कभी आता है कि हम रहे होते तो। मेरे भाइयों, ये दुनिया कभी रुकी नहीं है, ये काल चक्र है, ये चलता ही रहेगा। क्यों? परिस्थितियां बदली हैं। जंग तो रहेगा ही रहेगा, महाभारत तो होगा ही होगा। महाभारत तो अपने मन के अंदर भी होता है, राम रावण का युद्ध भी अपने मन के अंदर भी होता है। केवल परिस्थितियां बदली है, और वो इस परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में, क्योंकि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और है। तो इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या जो हमारी जिम्मेदारी है या जो हमारा दायित्व है उसका निर्वाह हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि सब लोग अगर अपने अपने दरवाजे से केवल अपने अपने दरवाजे की गंदगी साफ कर दे तो पूरे देश की गंदगी एक दिन में मिट सकती है, एक दिन के अंदर। अगर आप स्वस्थ हो जाए, हमारा हर नौजवान स्वस्थ हो जाए, हमारा नौजवान पढ़ा लिखा हो जाए, तो एक देश, एक व्यक्ति के कारण, आपके कारण देश की परिस्थिति बदल सकती है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। एक दिन मुझे थोड़ा देश का नाम कम याद रहता है। भौगोलिक चित्र तो हमारा बड़ा मजबूत है, लेकिन देश का नाम कम याद रहता है। एक देश में हम गए थे, जाने का मौका मिलता है। आप लोगों को पता होगा, मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूं, और जब से आप कह सकते हैं कि यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को मिली है, तब से ओलंपिक में मेडल की बरसात होने लगी है और आगे होगी। यह गौरव आप सबको भी जाता है।
जाने का मौका मिलता है। तो एक दिन देखा मैंने स्टेडियम से बस पर बैठ करके हम लोगों को आना था। ईरान का एक खिलाड़ी बस में बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। ड्राइवर उतरता है, आता है और उससे कहता है कि डस्टबिन, इशारा करता है कि जाओ वहां डस्टबिन में कि बोतल डालाओ। वो श्रीमान जी क्या करते हैं, दौड़ करके जाते हैं, डस्टबिन में ना डाल करके झट से फुटपाथ पर फेंक करके आ जाते हैं। फिर वो ड्राइवर उतरता है, उनको पकड़ता है, पकड़ करके ले जा करके वो बोतल उनके हाथ से उठवाता है, फिर डस्टबिन में डलवाता है, तब उनको बस में बैठने देता है। क्या है हमारे अंदर ऐसा कोई भाव? हमारे सामने सड़क तोड़ी जा रही हो, क्या हमको दर्द होता है? हमारे सामने रेल की पटरी उखाड़ी जा रहा हो, क्या हमको दर्द होता है? क्या हमारे सामने बिजली का तार कोई काट रहा हो, हमको दर्द होता है? या पुल की रेलिंग स्मैकी सब काट ले जाते, हमको कोई दर्द होता है? क्योंकि मेरे मित्रों, हम उसको दूसरी भावना से देखते हैं। जिस दिन हमारी भावना, केवल हमारी भावना बदल जाए, नहीं, ये देश हमारा है, ये प्रयागराज हमारा है, यहां की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई गलत ढंग से मोटरसाइकिल चलाता है, इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो जिम्मेदारी हमारी है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, यही हम लोग रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तो हमारे सब्र का बांध टूट जाता है। ना हम बूढ़ा देखते हैं, ना बीमार देखते हैं, दौड़ करके पहले ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और यही हम हैं, जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो लाइन से जाते हैं, और विदेश में जाते हैं तो और सुधर जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि अपने आप से सवाल जवाब करो कि वर्तमान परिस्थिति में हमारा रोल क्या हो सकता है। ये मोदी जी ने जो नारा दिया है आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव, और इसमें तमाम प्रकार की योजनाएं लेकर के सरकार चल रही है, लेकिन मेरे भाइयों, मोदी जी के नाते नहीं, हो सकता है आप दूसरी पार्टी विचारधारा से तालमेल रखते हो, कोई बात नहीं, रखिए, लेकिन ये देश तो आपका ही है, इसमें तो कोई दो विचारधारा काम करेगी नहीं। ये विचारधारा तो एक ही है कि देश हमारा है। तो इसमें हम लोगों को अपना रोल तलाशना चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने बारे में कह रहा था कि मेरे ऊपर जब परेशानी आती थी, जब मैं थक जाता था, टूट जाता था, लगता था कि कोई रास्ता मेरे लिए नहीं है, कोई मेरे ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है, तब मैं इस कविता को पढ़ता था। सच है विपत जगाती है, कायर को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल्ले एक नहीं धीरज खोते, सुबेरे फिर चल देते थे, सुबेरे पल फिर चल देते थे। सन 1991 का जब मैं पहला चुनाव लड़ा, मेरे भाइयों, मेरे लिए कोई प्रचार करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब क्या क्या कहा जाए, आवाज कहां, तब कहां, आया कहां। कोई एक डायलॉग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, पढ़ा है ना, कि मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। आज हम यहां हैं तो हमने इसकी कीमत अदा की है। वकील साहब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कीमत अदा की है। ये प्रोफेसर हैं तो इन्होंने कीमत अदा की है। आप अभी अपने बाप के बदौलत यहां बैठे हो। आपकी पहचान, आपका ये शर्ट, आपका कपड़ा, आपका जूता, ये आपके बाप का है। अभी आपका कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, किससे मन की बात कहूं, सुनने को तैयार कौन है।
फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं, मैं किससे मन की बात कहूं। अरे जिंदगी एकदम तपी तपाई होनी चाहिए। कै बजे उठना है, कै बजे सोना है, किससे क्या वादा किया, किसके पास पहुंचना है, किसके पास जाना है। भाइयों, मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं कागज पत्थर में, ये पुलिस वालों के लिखा पढ़ी में मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। लेकिन मैंने अगर किसी को कह दिया कि 12 बजे आऊंगा, अगर मैंने कह दिया कि मैं 12 बजे आपके गांव में आऊंगा, तो 11:55 पर मैं पहुंच जाता हूं। और कभी कभी तो ऐसा अवसर भी आया है कि एक भी आदमी नहीं मिले हैं, कहे कि हम जानते हैं 2 घंटा बाद आएगो। तो ये जीवन बहुत एकदम खरा होना चाहिए। अब जैसे मेरे सामने गुरुजी कभी कभी ऐसा आता, मैं बैठा रहता हूं, किसी का फोन आ गया, अब मेरे पीछे कोई बैठा है, हाँ कब आ रहे हैं, बस 15 मिनट में आ रहे हैं। तो हम लोगों से पूछते हैं कि भैया अभी आपने बताया है कि 15 मिनट में आ रहे हैं, अब आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, आपको पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगने वाला है, तो आप 15 क्यों बताए। कहीं नेताजी ऐसे निकल गया, ऐसे कर दिया। हम कहा भाई देखो ये गलत है, झूठ बोलो लेकिन कब बोला जाए झूठ, इसके लिए भी कहा गया झूठ कब बोला जाए। किसी की जान आपके झूठ बोलने से बच रही हो तो झूठ बोल दो, ठीक, और नहीं तो झूठ मत बोलो। तो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, किसी की जान अगर आपके एक झूठ से बच रही हो तो झूठ बोल दो। और दूसरा मेरा मानना है, जहां पलट कर दोबारा ना जाना हो वहां खुद झूठ बोलो। हाँ भाई महाराजा ये है, लौट के ना जाए तो लौट के जहां जाए हुए, और जैसे मुलाकात के संभावना हुए उनसे झूठा वादा न करो। झूठ जहां ना जाए हुए जाओ, मान लो पाकिस्तान चला जाओ, बोल ही आओ कि हम क्या होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम ज्यादा समय आपका ले लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझको सुना। बाबूजी एक चीज पूछना है, जो कूड़ा फेंक दे हम साफ करें, जो पत्थर फेंक वो कौन साफ करे। काहे पत्थर फेंक रहे हैं ये भी तो सोचो। नहीं, आपसे मेरा, क्यों इतना मजबूर कर रहे हो कि पत्थर फेंक रहे हैं लोग, क्यों इतना मजबूर कर रहे हो कि पत्थर फेंके लोग। बस शांत रहिए, बहुत कुछ है इस दिल के अंदर। इस धरती पर जो है, हिंदू है मुसलमान है, सबको यहीं रहना है, कोई जाने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। और नफरत की राजनीति बंद करनी होगी, सत्य आधारित राजनीति करनी पड़ेगी। ये विषय बदल दिया, लेकिन भाई मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी, सबको यही करना है। और फिर ये है कौन, ये है कौन जिनकी ये बात कर रहे हैं। ये तो बिन कासिम के बाद हुए हैं, कुछ तो बाबर के समय में हुए हैं, कुछ तो गौरी के समय में हुए हैं, कुछ तो मार मार करके कराए गए हैं, कुछ लोग में कराए गए हैं। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। गलती करे उसको सजा मिले, क्यों गुरु जी। अब वो तू बतवाया हो जाएगा, ये छोटे बाबू मत है, बवाल हो जाए, बहुत लंबा बवाल हो, झेल ल पैबो, हमहू नूपुर शर्मा हो जा।
चलिए चलिए, अरे मौज लीजिए, काहे झंझट में पड़ रहे हो। तो भाइयों, मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हम कोई न कोई एक संकल्प ले, बताने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी की स्वयं समीक्षा करिए। ये आज की बात नहीं है कि आज आप करिए, देर हो रही कि कुछ और बोले। एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन चल रहा था, और ये बात है गुरुजी 93-94 की। तो जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे कार्यकर्ता बैठे थे। हमारे मन में पता नहीं क्या मेरा बोलने का नंबर आया, मैं खड़ा हुआ। हमने कहा जो वो कार्यकर्ता जो होल टाइमर है, 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। तो लगभग सब हाथ ऐसे उठ गया। सर, हम कहना आप लोग सब लोग होल टाइमर हो गए, सब होल टाइमर, 24 घंटा करो नीचे मैंने कराया। तो हमने कहा कि एक आदमी उत्तर देगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दीजिए। तो बाबूलाल मिश्रा आज सवेरे आए थे, खड़गपुर बाजार के रहने वाले, आज आए थे। तो हमने कहा मिश्रा जी खड़े होइए। तो हम कहा मिश्रा जी ये बताइए कि आप बाजार कई बजे आ जाते हैं? तो कहें भैया 10 बजे आ जाते हैं। तो हम कहे उसके बाद थाना की समस्या, अस्पताल की समस्या, तहसील की समस्या, ये सब जो पीड़ित लोग आते होंगे उनकी आप मदद करते होंगे, थाने जाते होंगे, यहां जाते होंगे, वहां जाते होंगे? कहें हाँ भैया। तो हम कहा कि चाय पानी बीच में मिलना जुलना, इस गांव से आए उस गांव से आए, सब होता होगा? कहना भैया। तो हमने कहा जब दुकान बंद हो जाती है तो मजबूरी है, घरे जाकर चला जाते हो? तो कहे हाँ भैया। तो हम कहा जात हो जब दिन भर अपना मेहनत किया रहा, तो थाना पुलिस अस्पताल, तो थका लाग जाते हुए, भूख लाग रहा तो खाना खाए सो जाते हो? हाँ भैया, थोड़ी देर बाद सो जाएगी। तो हम कहा सुबह 6 बजे 5 बजे उठत हो, तब पहले इतना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी उस समय। तो हमने कहा तो लोटा में पानी लेते होंगे, दूर तक जाते होंगे? कहीं हाँ भैया। तो हम कहें फिर दतुन करते होंगे, मान लीजिए कोई मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में बहुत पहाड़ टूटे वाला है तो इसके ऊपर। हाँ। तो हमने कहा कि कहीं हाँ भैया। तो हम कहें कोई मिलता होगा गांव के तो बताते होंगे कि कल दरोगा जी का धई के घेर लिहन और कहें कि ठीक ना होए, छोड़ दियो नहीं। कहीं हाँ भैया। तो हम कहें ये सब करते करते तो 8-9 बज जाते हुए? कहीं हाँ भैया। तो हमका चाय वाय पिए तो? कहीं हाँ। तो हमका तब तक तो 10 बजे वाला है, बजा फिर ना हो कहीं हाँ। तो हमका रोटी वोटी जो बनाई हो रूखी सूखी खाए कर चल देते हो? कहीं हाँ भैया। तो हम कहें मिश्रा जी कि 24 घंटा के जो तू हमें शेड्यूल दियो है, हमारा थाना है, पुलिस है, सिपाही है, ब्लॉक है, सब कुछ है, ये शेड्यूल में तुम्हारा परिवार का होना ही है। आपका परिवार, आपकी खेती, परिवार के प्रति आपका दायित्व, ये कहीं नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर जब आप 1 घंटा भी, लड़कों ध्यान रखना, 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी आप अपने परिवार को नहीं देते, अपने व्यवसाय को नहीं देते, अपने पढ़ाई लिखाई को नहीं देते, अपने भविष्य को नहीं देते, तो हमने कहा मिश्रा जी आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की निगाह में आप सबसे निकम्मे व्यक्ति हैं। आपके माता पिता जानते होंगे कि आप सबसे निकम्मे व्यक्ति हैं। तब वो हाथ नीचे करिए। तो मेरे भाइयों, हम सब लोग जिम्मेदार बने, और हम सब लोग जब जिम्मेदार बनेंगे, कोई संकल्प लेंगे, अपने प्रति ले, परिवार के प्रति ले, समाज के प्रति ले, कोई एक अच्छा काम चुने, जिसकी जो क्षमता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई 150 आदमी को दान दे सकता है, कोई 1 को दे सकता है, जिसको क्षमता भगवान ने 100 की दिया है 100 को दान दे। हमारे पास तो 100 रुपए है, उसी में से कटौती करके 20 रुपए किसी दान दे देंगे सकते हैं। हमारी क्षमता भगवान ने हमको दिया है। तो मेरे भाइयों, आज इस अमृत महोत्सव का औचित्य तब साकार होगा जब हम सुधरे, जग सुधरा,
सुधरे की भावना हमारे अंदर पैदा हो। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेंगे और आप जब व्यवस्थित हो जाएंगे, आपका जीवन जब व्यवस्थित हो जाएगा, आपका परिवार जब व्यवस्थित हो जाएगा, तो देश भी व्यवस्थित हो जाएगा। जब तक आप व्यवस्थित नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे, आप सुदृढ़ नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं होगा। ठीक, बंद करिए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम। अब एक सवाल और बाकी रह गया, याद आ गया। जैसे तमाम जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राज ठाकरे को आपने रोक दिया। मेरे भाइयों, मैंने राज ठाकरे को नहीं रोका है, राज ठाकरे को राज ठाकरे के अहंकार ने रोका है। मैंने कोई कोहनूर का हीरा नहीं मांगा था जो लंदन में रखा है, ला नहीं सकता। जिन उत्तर भारतीयों को उसने पीड़ा पहुंचाने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, परीक्षा देने गए विद्यार्थियों को पीटने का काम किया है, मजदूरों को पीटने का काम किया है, जिसके कारण तमाम औरतें विधवा हुई हैं, उससे मैंने एक शब्द केवल कहा था, माफी मांग लो, आ जाओ। दूसरा कुछ नहीं कहा था। और साथ ही कहा था कि अगर माफी नहीं मांगोगे तो सेना भी तुमको लेकर के अयोध्या नहीं आ पाएगी, उसको भी मुंह मोड़ करके जाना पड़ेगा। अब ठीक है, किसी को लगता है तो लगे भाई, हमसे क्या दिक्कत है। किसी को लगता है, मैं तो एक शेर पढ़ा था बचपन में, आपने पढ़ा होगा, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। बोलो भारत माता की जय।